गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हमारे 3 पेपर्स होंगे। पेपर फर्स्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी। पेपर सेकेंड होगा मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गणितीय भौतिकी एवं आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। पेपर थर्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिकी एवं ठोस अवस्था भौतिकी। आज हम पढ़ेंगे पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिकी एवं ठोस अवस्था भौतिकी। हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस एंड पीएन जंक्शन। परिपथ विश्लेषण एवं पीएन संधि। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट एनालिसिस के अंदर हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से जो कि आगे यूज होंगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी, फर्स्ट डेफिनेशन है जाल नेटवर्क। ठीक है, जाल नेटवर्क क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्सेज होते हैं, इन सब के संयोजन से या क्या बनाते हैं हम लोग, परिपथ बनाते हैं। तो उन सभी परिपथों का जो समूह होगा, जो समूह हमें प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहते हैं, जाल या नेटवर्क कहते हैं। तो क्या हो जाएगा कि विद्युत स्रोतों तथा विभिन्न विद्युत अवयवों विद्युत अवयव कौन से हो जाएंगे, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि। विद्युत अवयवों जैसे प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, आदि के संयोजन से बने तथा एक से अधिक परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स और उनसे मिलकर के जो बनने वाले परिपथ होगा, उनके संयोजन को हम क्या कहेंगे, जाल कहेंगे। ठीक है, अब यदि हमारे पास में कोई भी सर्किट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं। मान लो हमारे पास में 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं और 2 आउटपुट टर्मिनल्स हैं, तो इस तरह का जो हमारा जाल में मिलेगा वो हमारा चतुर टर्मिनल जाल या 4 पोर्ट नेटवर्क कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, यदि किसी जाल में
यदि किसी जाल में दो निवेशी तथा दो निर्गम टर्मिनल स्थित हैं तो जाल चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। ठीक है। और यदि जाल में निर्गम या निवेशी टर्मिनल का जो युग्म है उसमें से अगर कोई एक वेनिस्ट हुआ तो हमारा जो जाल होगा वो क्या कहलाएगा? त्रिटर्मिनल जाल कहलाएगा। तो यदि निवेशी तथा निर्गम टर्मिनलों के युग्म में यदि कोई टर्मिनल उभयनिष्ठ है तो जाल त्रिटर्मिनल जाल कहलाएगा। त्रिटर्मिनल जाल कहलाता है। ठीक है। और इसी प्रकार यदि निवेशी तथा निर्गम सिर्फ दो ही टर्मिनल हुए तो हमारे पास जो जाल होगा वो क्या हो जाएगा? द्विटर्मिनल जाल कहलाता है। जैसे हम चतुर्टर्मिनल जाल को 4 टर्मिनल पोर्ट नेटवर्क, 4 पोर्ट नेटवर्क और इसे 3 पोर्ट नेटवर्क आदि कहते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में क्या हो जाएगा? यदि किसी जाल में एक निवेशी तथा एक निर्गम टर्मिनल को तो जाल द्विटर्मिनल जाल कहलाता है। ठीक है। तो यदि 2 इनपुट और 2 आउटपुट हुए तो हमारा 4 पोर्ट नेटवर्क हो जाएगा। यदि एक टर्मिनल कॉमन हुआ तो 3 अगर अपने पास में होंगे तो हमारा 3 पोर्ट नेटवर्क हो जाएगा और अगर 2 ही हुए तो 2 पोर्ट नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक लिख लो। अब जो जाल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा सक्रिय जाल और एक होता है निष्क्रिय जाल। जिस तरह से मान लो हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, उसमें हमने कोई सप्लाई दी या फिर मान लो कोई बैटरी शो करें हम, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस लगा है, कैपेसिटर, इंडक्टर आदि एलिमेंट्स लगे हैं। ठीक है। इस तरह से हमारा कोई सर्किट बन रहा है तो हमने जो सप्लाई दी है, इस तरह की जो हमारे जाल होंगे जिसमें हमारी सप्लाई मौजूद होगी, जिनमें हम ये इलेक्ट्रिक सोर्स लगाएंगे तो वो जाल क्या कहलाएंगे? सक्रिय जाल कहलाएंगे, एक्टिव नेटवर्क कहलाएंगे। और यदि हमारा इस तरीके का जाल है जिसमें हमने कोई सप्लाई नहीं दी है तो इस तरीके के जो जाल होंगे वो जाल कहलाएंगे निष्क्रिय जाल कहलाएंगे। तो हमारे सिलेबस में ओनली सक्रिय जाल है। तो जाल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा?
जाल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जाल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया सक्रिय जाल, एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा निष्क्रिय जाल। तो सक्रिय जाल क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन लिख लो कि यदि किसी जाल में विद्युत स्रोत विद्यमान है तो इस तरीके का जाल सक्रिय जाल कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यदि किसी इसमें जाल में विद्युत स्रोत विद्यमान है तो जाल सक्रिय जाल कहलाता है। सेकंड हो जाएगा निष्क्रिय जाल। पैसिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क क्या होगा, यदि किसी जाल में ये इलेक्ट्रिक सोर्स विद्युत स्रोत विद्यमान नहीं है तो जो जाल होगा वो निष्क्रिय जाल कहलाएगा। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट रहेगा वो एक्टिव नेटवर्क हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट नहीं होगा वो हमारा पैसिव नेटवर्क होगा। यहाँ पर तुम्हारे सिलेबस में ओनली क्या है, एक्टिव नेटवर्क, हम ओनली एक्टिव नेटवर्क को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्पीडेंस। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है रेखीय प्रतिबाधा, लीनियर इम्पीडेंस। ठीक है, रेखीय प्रतिबाधाएं वे प्रतिबाधाएं होती हैं जिनमें यदि हम धारा और वोल्टता के बीच वक्र खींचे ग्राफ बनाएं तो हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। जिस तरह से क्या होता है कि जैसे रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस के अंदर मान लो यहाँ पर अपने पास में आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में से अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा, अगर हम V और I का ग्राफ बनाएं तो क्या मिलेगा, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है यदि हम V और I का ग्राफ बनाएं। ठीक है, क्योंकि V जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है I के, तो V और I का हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये ओम के नियम का पालन करती है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रतिबाधाएं होंगी जो ओम के नियम का पालन करती हैं और इनके बीच में एक सरल रेखा हमें मिलती है, या हम कह सकते हैं कि V और I का जो अनुपात है वो क्या होगा, एक नियत होगा। तो इस तरह की जो प्रतिबाधाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, रेखीय प्रतिबाधाएं, लीनियर इम्पीडेंस कहलाएंगी। इसी तरह से कैपेसिटर भी, कैपेसिटर होता है वो भी क्या होता है, एक लीनियर इम्पीडेंस होती है। इंडक्टर है, प्रेरकत्व है, वह भी क्या होगी, लीनियर इम्पीडेंस होगी। लेकिन जो हमारे डायोड है, डायोड के अंदर क्या होगा, यदि हम डायोड का ग्राफ बनाएं, डायोड के अंदर V और I का ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो डायोड के अंदर अगर हम V और I का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह के ग्राफ हमें मिलते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए। तो यहाँ पर V और I के बीच में एक सरल रेखा हमें नहीं मिल रही है, तो ये रेखीय प्रतिबाधाएं नहीं कहलाती हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर आदि होंगे वो हमारी लीनियर इम्पीडेंस होंगी। ठीक है, तो रेखीय प्रतिबाधा की डेफिनेशन होगी, यदि किसी प्रतिबाधा, यदि किसी प्रतिबाधा इम्पीडेंस प्रतिबाधा से प्रवाहित होने वाली धारा तथा वोल्टता के मध्य वक्र खींचे तो यदि वह सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है,
तो ऐसी प्रतिबाधाएं रेखीय प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। इनमें V तथा I का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनमें V तथा I का अनुपात नियत होता है। ठीक है, जैसे प्रतिरोध R, धारिता C, प्रेरकत्व L आदि। ठीक है, ये सारी क्या है? सरल रेखीय प्रतिबाधाएं हैं। और जो डायोड, ट्रायोड आदि होंगे वो क्या होते हैं? लीनियर इम्पीडेंस रेखीय प्रतिबाधाएं नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। बाइलिनियर इम्पीडेंस। ठीक है, बाइलिनियर इम्पीडेंस क्या होती है? जैसे मान लो हमारे पास में क्या है, कोई रेजिस्टेंस है, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। यदि इस रेजिस्टेंस में हम इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, मान इस तरह से इसमें बैटरी लगी हुई है, तो इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस का मान कितना है? 2 किलो ओम है। अब यदि हम इस बैटरी को यहाँ से हटा करके यहाँ पर लगाएं, ठीक है, या फिर ये मान लो इसके टर्मिनल हम चेंज कर दें, तो अब करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले इसका मान 2 किलो ओम था जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी। अब यदि हमने धारा की दिशा को बदल दिया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तब भी क्या होगा? रेजिस्टेंस का मान चेंज नहीं होगा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कितनी रहेगी? 2 किलो ओम ही रहेगी। यानी धारा की दिशा हमने इस डायरेक्शन में रखी तब भी 2 किलो ओम था, और अगर हमने इसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, इस डायरेक्शन में किया, तब भी इसकी वैल्यू हमारे पास में 2 किलो ओम ही आ रही है। इसी तरह से क्या होता है कैपेसिटर के अंदर? कैपेसिटर और इंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है? यदि हम धारा की दिशा को चेंज करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तब भी क्या रहेगा? उनकी वैल्यू जो है, उनका जो मान है वो फिक्स वैल्यू रहेगी। जैसे मान लो हमने 10 माइक्रोफेरेड यूज लिया है, तो 10 माइक्रोफेरेड ही रहेगा वो, चाहे हम करंट की डायरेक्शन कुछ भी रखें। यानी R, C, L आदि जो है, ये जो इम्पीडेंस उपलब्ध करवाते हैं, जो भी ये प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? फिक्स वैल्यू रहती है, वो चेंज नहीं होती धारा की दिशा के साथ में। लेकिन मान लो इनकी जगह हमारे पास में कोई डायोड है। यदि डायोड में हम क्या कर रहे हैं? हमने डायोड को बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट किया है, तो डायोड को अगर हमने फॉरवर्ड बायस में रखा है, तो फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होगा वो क्या करवाता है? उसकी जो इम्पीडेंस होती है, प्रतिबाधा होती है, वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, और यदि हम डायोड में करंट की डायरेक्शन को चेंज करें, ठीक है, यदि हमने डायोड में क्या कर दिया? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने के साथ ही डायोड में धारा की इसका रेजिस्टेंस का या फिर हम कह सकते हैं प्रतिबाधा का मान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
अब रिवर्स बायस के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रतिबाधा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट जो होगी अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगी और यहाँ पर प्रतिबाधा का मान जो है वो बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास में जिनमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी प्रतिबाधा जो है वो उतनी की उतनी रहती है। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ये द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं या बाइलिनियर इम्पीडेंस कहलाएंगे, और जिनमें चेंज का फर्क पड़ता है वो हमारी बाइलिनियर इम्पीडेंस नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यदि किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा परिवर्तित करने पर, किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा परिवर्तित करने पर प्रतिबाधा का मान या धारा की दिशा उलटने पर कह सकते हैं, परिवर्तित करने पर प्रतिबाधा का मान परिवर्तित नहीं होता है, तो ऐसी प्रतिबाधा प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर आदि जो है वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं होती हैं, जैसे प्रतिरोध, धारिता तथा प्रेरकत्व आदि द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं हैं तथा डायोड द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं होती। ठीक है, कल है।